वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइस। और हम कर रहे हैं क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की। ठीक है। और अब तक हमने चैप्टर 4 तक कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 5। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अच्छा, ये 3 परिमंडल हैं। कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला, भूमंडल। तो भूमंडल कौन सा है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? भूमंडल। दूसरा है वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो ऐसे ऐसे वायुमंडल है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, ये जो गैस की परतें हैं। इसके बाद तीसरा है जलमंडल। जलमंडल जो है वो पृथ्वी पर सतह का वह भाग है जहां पर जल है, और पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल ही जल है। इसीलिए पृथ्वी को अगर आप स्पेस से देखेंगे तो आपको पृथ्वी नीली दिखाई देगी, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब ये जो तीनों मंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जनमंडल, ये तीनों मिलकर एक नए मंडल का निर्माण करते हैं जिसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल और कुछ नहीं है, इन तीनों मंडलों का मिश्रित स्वरूप, कि जहां पर ये तीनों मंडल मिलकर जीवन संभव करते हैं। ठीक है। जहां पर जीवन संभव होता है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? जीवमंडल कहते हैं। अब देखते हैं भूमंडल। तो भूमंडल क्या है? बताया मैंने कि पृथ्वी की सतह को देखो, पृथ्वी की सतह को दो बड़े भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है भूखंड है, और दूसरे क्या है? महासागरीय बेसिन है। बेसिन क्या होता है? बेसिन अगर देखो, अगर कोई शब्द, मुझे लगता है कि जब आप कोई शब्द नहीं समझ पाते हैं तब आप रटना शुरू करते हैं। अगर आप एक बार शब्दों को समझ जाते हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो जाती है। बेसिन का क्या मतलब होता है? कि कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर आसपास का सारा पानी गिरता हो। ठीक है। अब ये नदी भी हो सकती है, जैसे नदी बेसिन बोलते हैं, तो नदी बेसिन का मतलब होता है कि वो एरिया जहां तक का पानी नदी अपने साथ ले जा रही हो। इसको सिंपल समझने के लिए आप वॉश बेसिन ले सकते हो। ठीक है। आप देखना वॉश बेसिन को वॉश बेसिन क्यों बोलते हो। तो ये हो गया। इसको रब कर देता हूं मैं, एक मिनट। तो ये दो भागों में आप पृथ्वी की सतह को डिवाइड कर सकते हो, बड़े बड़े भूखंडों में, और दूसरे हैं महासागरीय बेसिन। जो भूखंड हैं वो किससे बने हैं? भूपर्पटी से। भूपर्पटी का मतलब है कि पृथ्वी की जो ऊपरी वाली जो सतह है, ठीक है, जो ऊपरी सतह है, उसकी चट्टानों तथा मिट्टी से मिलकर बना है। दूसरा जो महासागरीय बेसिन है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये बड़े बड़े भूखंड कितने हैं? ये बड़े बड़े भूखंडों के बारे में हम देखेंगे। ये देखो, ये ना बड़े बड़े भूखंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी एक 7, इन्हीं को बोला जा रहा है महाद्वीप। यहां तक चीजें क्लियर? अच्छा, कुछ चीजें और इसमें दे रखी हैं। मैं किताब के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। उसका कारण ये है कि देखो, मान लो कि एक ऐसे कोई डायग्राम दे रखा हो आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा एक साथ अगर आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आपको नहीं समझ में आएंगी। लेकिन अगर फ्रेमिंग तैयार कर दी जाए कि पहले ये देखो, ये एक डायग्राम है, ऐसे एक आयत है, उसके अंदर ऐसे 4 लाइनें ऐसे खिंची हुई हैं, और फिर ऐसे खिंची हुई हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक फ्रेमिंग तैयार हो सके। अब देखिए कि जो समुद्र का तल होता है, उसका वो हर जगह समान होगा। समुद्र के तल में ऐसा नहीं होगा कहीं समुद्र तल ऊंचा हो और कहीं नीचा हो। समुद्र तल समान होता है, इसीलिए इसकी ऊंचाई को 0 माना जाता है। मतलब ये हो गया समुद्र तल। अब यहां से आप ऊंचाई गिन सकते हैं और यहीं से आप गहराई भी गिन सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा भूखंड है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। और जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? मेरियाना गर्त। अब मेरियाना गर्त की पता है गहराई कितनी है? 11,022। ये प्रशांत महासागर में है। मतलब जो पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा स्थान है
और जो सबसे गहरा स्थान है उसकी जो गहराई है, अगर इसको आप ऐसे ऊंचाई की तरफ देखें तो ये इससे भी ज्यादा गहरा है। समझ रहे हो? मतलब माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो ये जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त जो है, इसकी गहराई इससे भी ज्यादा है। अब आगे बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीप देखो 7 है, मैंने बताया। अब महाद्वीप 7 कौन कौन से हैं? पहला है एशिया। ये कैसा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये आपका, ये जो है, ये पूरा एशिया है। इसके पश्चिम में, ये इधर वेस्ट होता है ना, मैंने मैप में देखो, मैप कैसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इसके पश्चिम में यहां पर क्या है? यूराल पर्वत है। एक सेकेंड, ये देखो, ये है ना यूराल पर्वत है। और ये यूराल पर्वत इसको यूरोप से अलग करता है। इन दोनों को कंबाइन करके यूरेशिया भी बोला जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं यूरोप के बारे में। अब यूरोप, यूरोप का है, इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है और इससे आर्कटिक व्रत होकर गुजरता है। आर्कटिक व्रत क्या है? जो उत्तरी ध्रुव व्रत है ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, उत्तरी ध्रुव व्रत। ये देखो, ये अर्थ थी, एक विषुवत व्रत, उसके बाद कर्क रेखा, इधर मकर रेखा, और इधर जो था दक्षिण ध्रुव व्रत, और इधर उत्तर ध्रुव व्रत। इसी का नाम क्या है? आर्कटिक व्रत है। और इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक व्रत है। इसकी 0 डिग्री होती है, इसका 23.5 होता है, और इसकी वैल्यू होती है 66.5 डिग्री। इसकी भी 66.5। फॉर रिवीजन पर्पज मैंने बता दिया है वापस से। चलो आगे देखते हैं। एशिया पता चल गया, यूरोप पता चल गया। यूरोप क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप देखेंगे मैप में तो आपको पता चल जाएगा। एशिया के पश्चिम में है, आर्कटिक व्रत इससे होकर गुजरता है। आगे बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। ठीक है, आओ अफ्रीका देखते हैं। ये रहा अफ्रीका। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। अच्छा, एकमात्र महाद्वीप है ये जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। देखो, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं, कर्क रेखा, और ये रही आपकी मकर रेखा, और ये है आपका विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री। विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है, जो सहारा मारुस्थल, सहारा डेजर्ट, कहाँ पड़ता है आपका? अफ्रीका में। किस साइड में? ये एक सेकेंड, ये देखो सहारा मारुस्थल। अब ये देखो नॉर्थ हो गया इसके लिए, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है? सहारा मारुस्थल है। यहीं पे क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम क्या है? नील नदी। ये एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम अभी इस क्लास में, क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर आप एक साथ चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये भी है यहाँ वो भी है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप उसको समझने में दिक्कत करें और याद करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एक बार जब आप ऊपर से जैसे फ्रेम बना लेंगे ना, तो फिर आप जब इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विषुवत व्रत लगभग मध्य से होकर गुजरता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अधिकतर भाग इसका पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। सबसे गर्म रेगिस्तान यानी कि सहारा रेगिस्तान यहीं पे है। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। तो आओ मैप में देखते हैं। यह है आपका उत्तर अमेरिका। अब ये, क्योंकि ये देखो विषुवत व्रत, ये पूरा किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में है। अब ये देखो, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ही क्या है, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका किधर है? लगभग ये वाला विषुवत व्रत, और इससे ज्यादातर हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। इन दोनों को एक स्थल संधि, इसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि,
इसको पनामा स्थल संधि बोलते हैं। अब देखो स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये एक बड़ा कोई जल राशि, अब इसमें एक यहाँ स्थल खंड है और एक यहाँ स्थल खंड है, तो जो थोड़ी सी जो पट्टी हो, कोई स्थल का भाग हो जो इन दोनों को जोड़ रहा हो, उसको बोलते हैं स्थल संधि। अगर इसके उलट पूछा जाए कि मान लीजिए ये एक कोई भूखंड है, अब इसमें यहां से ऐसे महासागर हो एक कोई, या दूसरा एक से महासागर हो, तो इन ये दोनों क्या हो गए, ये स्थल का भाग है, ये स्थल का भाग है। तो जो थोड़ा सा भाग, जो सकरी पट्टी, या जिसको अ, आप एक नदी या नहर की तरह समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं जल संधि। आगे एक जल संधि का जिक्र है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आई होप ये क्लियर होगा कि जल संधि स्थल संधि क्या होती है। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सकरा स्थल भाग जो इसको दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि। और ये पूरी तरह से पश्चिमी तथा उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब तो ये वाला हिस्सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध का मतलब ये है कि जो ये 0 डिग्री है देशांतर, उससे इधर वाले हिस्से में पड़ता है ये पश्चिम में, और इधर वाले हिस्सों को पूर्व में बोला जाएगा। जैसे भारत क्या है, भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये 3 महासागरों से घिरा है, वो कौन कौन से महासागरों से घिरा है तो वो आप कमेंट में बताइए। अगली बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, मैंने बताया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण, देखो यहां ये ना, ये ऐसे उत्तर से, अब इसका लिए ये वेस्ट और ईस्ट, ये ना ये है एंडीज पर्वत, तो ये उत्तर से दक्षिण, ये क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी, और इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत। तो ये कहां है, दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी नदी ये है अमेजन नदी, ये कहां है, ये भी दक्षिण अमेरिका में। तो ये 2 तथ्य इसके बारे में। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ये देखो, ये है आपका, और ये नहीं ना विषुवत ये रहा, और ये इधर पड़ रहा है पूरा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, जब कोई स्थल भाग पूरी तरह से चारों तरफ से जल से घिरा होता है तो उसको द्वीप बोलते हैं। और यही भाग अगर 3 तरफ से, जैसे भारत है ना, 3 भाग 3 तरफ से जल से घिरा हो तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ये शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, वरना आप रटना शुरू कर देंगे, फिर चीजें उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अंटार्कटिका। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो सबसे नीचे जो दिखता है। जैसे आप क्या करो कि आप कई बार ऐसे रफली मैप बनाना शुरू कर दो, तो उससे आपको चीजें लंबे समय तक और अच्छे से याद हो जाएंगी। लगभग ऐसा है, ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, पर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये हो गया उत्तर अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, यहाँ ये आपका यूरोप हो गया, और ये आपका एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये वाला जो भाग है दक्षिण में, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो ये है क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पे क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, मतलब दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में। अगर आप दक्षिणी ध्रुव को ऐसे देखें तो ये ऐसे ऐसे इसके चारों ओर फैला हुआ है। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ स्थायी निवास नहीं संभव है। तो भारत का लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भारत के और अन्य देशों के बहुत सारे शोध संस्थान हैं। जैसे भारत का है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब मैत्री को रिप्लेस करके बनाया जाएगा मैत्री 2, और ये अभी प्रोसेस में चल रहा है। शायद 2029 तक अपना ये चालू हो जाएगा मैत्री 2। तो ये आपसे पूछ लेता है कई बार कि कौन कौन से अंटार्कटिका में शोध संस्थान है भारत के, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। तो ये मैंने बता दिया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिकतम इसकी सतह पर क्या है, जल है। तो स्पेस से देखने पर ये नीली दिखाई देती है।
और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल में उपस्थित जो होती है जल वाष्प, वो सभी शामिल हैं। अब जो जल है पृथ्वी पर वो 97% महासागर में है, जो कि कैसा है, खारा है। इसीलिए पृथ्वी पर इतना अधिक पानी होते हुए भी पीने के पानी की कमी है। ये बात समझ में आई? अब हमारे पास जो पीने योग्य पानी है, जो स्वच्छ जल है, वो है 3%, जो भूमिगत जल के रूप में है, हिमनदों में है, बर्फ की परतों में है, और ज़्यादातर हिस्सा इसका बर्फ की परतों के रूप में ही है। अब बात करते हैं इस महासागर के बारे में। तो महासागर क्या है? महासागर हैं जलमंडल के मुख्य भाग। महासागर का जो जल है वो सदा गतिशील रहता है। गतिशील का मतलब है कि वो गति करता रहता है, स्थिर नहीं है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की गति करता है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। अब ये क्या हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 4 प्रमुख महासागर हैं। दरअसल ये 5 हैं, आपकी बुक में पता नहीं क्यों 4 दे रखे हैं। एक तो प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा है और ये लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। इसका आकार देखा जाए तो वृत्ताकार है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये असच्छर आकार का है और ये दंतुरित रेखा है इसकी। दंतुरित रेखा का मतलब होता है कि जैसे, एक सेकंड में दिखाता हूं। देखो ये ना, ये अटलांटिक महासागर। तो ये देखो असच्छर के आकार का हो गया, और दंतुरित रेखा का मतलब होता है ये ऐसे होना। तो उससे क्या होता है कि नेचुरल पोर्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये फिर व्यापार की दृष्टि से बेटर होता है। तो इसीलिए ये सबसे व्यस्त भी है, सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और किसके नाम पर है? भारत के नाम पर। कैसा है? ये त्रिभुजाकार है और इसके पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। ये देखो, ये ना हिंद महासागर। तो इसके ये वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवव्रत में है और ये बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। अब जल संधि क्या होती है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो उसका नाम होगा बेरिंग जल संधि। अगला है अंटार्कटिक महासागर। यही जो है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर, और ये दक्षिण ध्रुव के चारों ओर फैला अंटार्कटिका और उसके चारों ओर ये महासागर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 5 महासागर आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसों की परत है। गैसों की परत, ये विभिन्न गैसों की है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आप वायुमंडल, और ये 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। अब इसमें 5 परतें होती हैं वायुमंडल की। ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में है। जैसे पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल। उसके बाद है बहिर्मंडल और इसके बाद सीधा स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे 5 मंडल पूछे भी जा सकते हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी है इसमें, इस बुक में इतना ही है। आगे की किताब में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो 99% जो वायुमंडल का हिस्सा है वो बना है किससे? नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। और शेष जो 1% है उसमें क्या है? CO2, आर्गन, मीथेन वगैरह बाकी सारी गैसेस है।
ठीक है। और CO2 का परसेंट कितना है? 0.04%। बुक में लिखा हुआ है 0.03%। ठीक है, ये अपडेटेड नहीं है। अब ये लगा लो अंदाजा कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होने पर ही ये हाल है ग्लोबल वार्मिंग में। अगर गलती से 1% होता तो क्या हाल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब वायुमंडल में आप ऊपर की ओर जाएंगे तो घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब ये है कि वायु विरल होती जाएगी सघन से। ठीक है, और तापमान में क्या होता है? तापमान में भी कमी आती है। अब एक अलग टर्म है तापीय विलोमता। ये क्या होती है? इस चीज को आगे की हायर क्लास में आप पढ़ते हैं, तो अभी के लिए आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि तापमान में कमी आती है। अब वायुमंडल पृथ्वी पर देखिए, सबको पता है कि वायु में भार होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वायु क्या करती है? पृथ्वी पर दाब डालती है। उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय, जो पृथ्वी पर दबाव पड़ता है उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और वायु क्या करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और इसी बहने को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल के बारे में मैंने बता ही दिया था। वह भाग है या ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीनों मंडल मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। अब जीवमंडल के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं जीवमंडल को। एक तो हो गया आपका जंतु जगत, दूसरा हो गया पादप जगत। जंतु जगत में सभी प्राणी आते हैं। ठीक है, सभी प्राणी, कैसे? जो मतलब पशु पक्षी वगैरह सब। और पादप जगत में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों मंडल होते हैं, जैसे भूमंडल और आपका जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? आपस में परस्पर क्रियाएं करते रहते हैं। जीवमंडल इन सबको प्रभावित करता है। कैसे? देखो, बहुत सारी फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या करता है? वातावरण में, वायुमंडल में CO2 को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब भूमंडलीय तापन, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इस वाले क्लास में सिर्फ इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है। बाकी अगर आपको मेरा प्रयास ठीक लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर मुझसे कोई कमी रह रही है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में उसे क्लियर कर सकूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर 6 पर।